तो ये हमारी यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसको हम प्यार से ANN भी बोलते हैं, जो कि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 4 है, जिसका सब्जेक्ट कोड है KMC 101 या फिर 201। तो इसके सभी नोट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगेन रिपीट कर देता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर वगैरह नहीं हूँ, आप ही के साथ आपके जैसा ही हूँ, साथ में हम पढ़ने वाले इस यूनिट को। तो इसका सिलेबस देखेंगे तो काफी सारी चीजें देखनी है। सबसे पहले ANN देखेंगे, फिर डीप लर्निंग, CNN और RNN, काफी सारी चीजें हैं। अभी यहाँ पर इसका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे जाकर बात करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर बता देता हूँ पहले। और वो इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या फिर टर्म्स वगैरह है जो कि हमारे AI के सिलेबस से रिलेटेड है और ये आपसे पूछी भी जा सकती है, लेकिन डायरेक्टली हमारी किसी यूनिट में फिट नहीं हो रही थी। तो इसलिए मैंने एक अलग से पेज बना दिया अपनी ई बुक में, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशंस वगैरह डाल रखे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि डेटा साइंस क्या होता है, डेटा सेट क्या होता है, डेटा माइनिंग क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होती है, ML क्या होती है, डेटा लेक क्या होता है, डेटा वेयर हाउस क्या होता है, डेटा मार्ट क्या होता है। ये सभी चीजें आप एक बार देख लेना और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जैसे कि मैंने दिखाया है। और जब आप इसकी ई बुक को डाउनलोड करेंगे तो उसमें तो सभी चीजें आपको अपडेटेड देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल मैंने ये डेफिनेशंस लिख रखे हैं, इसके बाद फ्यूचर में और भी ऐड होती रहेगी, तो आपको बिल्कुल बढ़िया और वर्जन मिलने वाला है इस ई बुक का, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल जो आपको नोट्स मिलेंगे वो तो मिलेंगे, साथ में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, MCQs वगैरह हुए, या फिर ये सभी चीजें आपको ई बुक में देखने को मिल जाएगी। तो इसका पेज आपको दिख रहा होगा, सम एक्स्ट्रा डेफिनेशंस रिलेटेड टू द सिलेबस, कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, अदरवाइज आपको ई बुक में देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी जल्द रेडी हो जाएगी। और इस यूनिट की PDF तो आपको मिल ही जाएगी, वो मैं आगे आपको देने वाला ही हूँ। अब जैसे आपको पता है यूनिट का नाम है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल आप समझते होंगे और नेटवर्क भी समझते होंगे, नहीं समझते तो आगे फिर से दोबारा समझ लेंगे। लेकिन बीच की जो बात है वो है न्यूरल। न्यूरल क्या है? न्यूरल से मतलब है न्यूरॉन। तो अगर आपने बायो पढ़ी होगी तो यहाँ पर आपने कुछ इस तरह का देखा होगा कि ये हमारा कुछ इस तरह का न्यूरॉन होता है। भाई मैं कहीं को फिट नहीं हो पा रहा हूँ, मैं साइड में ही रख देता हूँ अपने आप को। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपने न्यूरॉन देखा होगा, जो कि आपने बायो में देखा होगा। हमारे ब्रेन्स में काफी सारे न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं और यहाँ पर ये जो एक न्यूरॉन होता है उसमें काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि ये है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स हुए, साइनेप्स हुए, एक्सॉन हुए और न्यूक्लियस हुआ। इस तरह का ये हमें देखने को मिलता है, ये है न्यूरॉन। अब इसका हमारा यहाँ से क्या लेना देना है, वो सब कुछ इसी से ही लेना देना है। अब देखो यहाँ पे जो न्यूरॉन है ना, ये काफी कमाल की चीज होती है। अब ये एक न्यूरॉन नहीं होता, हमारे पास काफी सारे न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये ब्रेन में आप चेक कर सकते हो कितने सारे न्यूरॉन्स है। बेसिकली ये यहाँ पर न्यूरॉन्स का जो है नेटवर्क बना हुआ है और एक दूसरे से काफी सारे न्यूरॉन्स मिले हुए हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स मिले हुए हैं एक दूसरे से मिलके पूरा एक नेटवर्क बना लेता है, पूरा जाल बना लेता है। और ये 1, 2 या फिर 1000 या फिर 2000 नहीं होते, बिलियंस में होता है। तो आप समझ सकते हो कितने सारे न्यूरॉन्स होते हैं और आपस में मिले रहते हैं। अब इन न्यूरॉन का काम क्या होता है वो हम देख लेते हैं। अब आपको पता है यहाँ पर हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं काफी सारे, जो कि अलग अलग सेंसेस को सेंस करते हैं और हमारे ब्रेन में भेजते हैं चीजें कि भाई ऐसे ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं और क्या करना है, आउटपुट बताओ। तो बेसिकली होता क्या है, हमारा ब्रेन जो है, हमारा जो न्यूरॉन है वो इनपुट लेता है एनवायरनमेंट से और फिर उसमें प्रोसेस करके आउटपुट निकालता है। तो इनपुट लेकर फिर प्रोसेस कर आउटपुट निकालता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपके पास गर्म चाय है, तो आपने चाय के अंदर उंगली डाल ली तो एकदम से आपके ब्रेन में सिग्नल जाएगा और वो प्रोसेस करेगा, भाई अब क्या करना है, वो आउटपुट में कहेगा कि अपना हाथ हटा लो। तो ये आपने पढ़ा होगा जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, तो इसी तरह से ये काम करता है। और अगली बार अगर आप के पास गर्म चाय की जगह गर्म दूध होगा तो आप उसमें उंगली डालने से पहले आपको पता चल जाएगा कि गर्म होगी और मैं इसमें उंगली डालूंगा तो मुझे हटानी पड़ेगी। तो आपका ब्रेन इतना इंटेलिजेंट है, उसने पहला जो डेटा था चाय वाला, उसी से ही उसको पता लग गया कि इस बार भी कुछ ऐसे ही होगा। तो उसने पुराने डेटा का यूज करके अपनी तरफ से अपने इंटेलिजेंस का यूज करके आपको बता दिया कि भाई ये मत करना, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो इस तरह से ये आपका काफी सारे डेटा का कलेक्शन करता है, काफी सारी इंफॉर्मेशन करता है, जो आपके साथ घटनाएं घट रही है, एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, उसी चीज का यूज करके ये आपका न्यूरॉन्स जो है वो काफी अच्छे आपको आउटपुट्स या फिर डिसीजन बनाकर देता है। तो हमारा ब्रेन आप समझते हो ना कितना इंटेलिजेंट होता है, अपने दिमाग से हम कुछ भी कर लेते हैं। तो हमारी ये न्यूरॉन का नेटवर्क, न्यूरॉन्स के नेटवर्क से हमारा ब्रेन बना हुआ होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने इसी ब्रेन को ना एक आर्टिफिशियली एक दूसरा ब्रेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो दिमाग हमारा काम कर सकता है वो हम आर्टिफिशियली
एक मशीन या फिर कंप्यूटर से वो काम कर पाए, क्योंकि हमारा ब्रेन काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक मशीन बेटर कर सकती है एक ह्यूमन ब्रेन से। तो ह्यूमन ब्रेन की जो स्पेशलिटी है उसका यूज़ कर ले और कंप्यूटर की जो स्पेशलिटी है उसका यूज़ कर ले, तो इन दोनों का कॉम्बो बना के हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो ब्रेन में जैसे न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है, इसी तरह हम न्यूरॉन्स का नेटवर्क कंप्यूटर में बनाने की कोशिश करते हैं, और जो मशीन की कैपेबिलिटीज़ होती है प्रॉब्लम्स को काफ़ी जल्दी सॉल्व करने की, वो कैपेबिलिटीज़ अगर मिल जाए तो इनका कॉम्बो काफ़ी खतरनाक होता है। तो यही हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है। तो अब आपको थोड़ा बेसिक आइडिया मिल गया होगा, और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 4। और यहाँ पर सबसे पहले बात तो यही है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होता क्या है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को हम ANN भी बोलते हैं, मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसका प्यार से हम ANN भी बोलते हैं। तो ये मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है ये क्या चीज़ होती है, और ये हमारा एक AI का ही पार्ट है। तो यहाँ पर ANN जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है अगर हमारे पास काफ़ी सारे डेटा हो। डेटा हमें मिलेगा, वो अपने आप को लर्न करेगा, मतलब अपने आप से सीखेगा। जैसे मैंने आपको चाय वाला एग्जांपल बताया था, वो सिर्फ एक छोटा सा हमें डेटा मिला था, लेकिन अगली बार उसी डेटा का यूज़ करके ना वो खुद से सीख गया, उसने खुद से लर्न कर लिया कि अगर गर्म दूध होगा उसमें भी उंगली नहीं डालनी, वो भी जल जाएगा। तो इस तरह से वो सेल्फ लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ होती है ANN में। तो जो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है ये हमारा बनता किस चीज़ है, जैसे कि हमने आपको बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क तो मैंने बता दिया था, दिखा भी दिया था किस तरह से न्यूरॉन होता है, किस तरह से नेटवर्क बन के पूरे ब्रेन में हमारा सेट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ब्रेन के सिस्टम में देखा जो नेटवर्क बना था ना, तो यहाँ पर बेसिकली आर्टिफिशियल तो समझ गए ना, हमने आर्टिफिशियली वैसे ही बनाने की कोशिश करी है न्यूरॉन का यूज़ करके। और यहाँ पर न्यूरॉन तो हम लेना नहीं वाले कि भाई दिमाग में से किसी के न्यूरॉन निकाल के लगा दिए। तो यहाँ पर हमारा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो हमने बनाया उसके बीच में कंपैरिजन आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप समझेंगे। तो न्यूरॉन जो था बायोलॉजी में आपने देखा किस तरह का था। तो यहाँ पर जो न्यूरॉन की जगह हम यूज़ करते हैं वो होता है नोड का मतलब आपको पता ही होगा, आपने टोपोलॉजीज वगैरह काफ़ी सारी देखी होगी, जो भी आपने VPN या फिर वैन लैन वगैरह देखा हो। मतलब एक नेटवर्क जो होता है, बेसिकली नेटवर्क होता ही क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें जब आपस में कनेक्टेड होती है उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। अगर कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए तो कंप्यूटर का नेटवर्क बन गया। मेरे पास 3 कंप्यूटर है, तीनों को मैं वायर से कनेक्ट कर दूं या फिर एक वायरलेस सिस्टम से कनेक्ट कर दूं, वो एक नेटवर्क हो गया। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर होते हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं, मशीन्स होती है, उन्हीं को हम नोड्स बोलते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर को हम नोड बोल रहे हैं, और जब काफ़ी सारे कंप्यूटर या फिर मशीन्स या फिर डिवाइसेस कुछ भी बोल लो, अगर वो आपस में कनेक्टेड हो जाए तो वो एक नेटवर्क बन गया, एक नोड का नेटवर्क बन गया। और उन नोड को हम यहाँ पर न्यूरॉन्स बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम उसको रिलेट कर पाए, जैसे कि बायोलॉजिकल हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर बायोलॉजी में न्यूरॉन्स का यहाँ पर नेटवर्क बनता है। यहाँ पर जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क बन रहा है वो नोड्स का बन रहा है। तो नोड्स के नेटवर्क से जो नेटवर्क बनकर आया वो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनकर आ चुका है। अब यहाँ पर जैसे हमारे ब्रेन्स में न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं, वैसे हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हमारे न्यूरॉन्स जो है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और इन न्यूरॉन्स को हम नोड्स बोलते हैं। सब कुछ डेफिनेशन में मैंने लिख रखा है, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जो मैं बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी, आप एकदम से समझ जाओगे कैसे क्या चीज़ है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन दिखा रखा है, जैसे कि बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में कैसे क्या चीज़ होती है। तो अभी जो मैंने पिक्चर दिखाई थी ना, वो आप सर्च कर लेना या फिर अभी पीछे जाकर देख लेना। उसमें जो डेंड्राइट्स होते हैं तो वो हमारा काम करता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में एज ए इनपुट। मतलब जो इनपुट हम बोल रहे हैं यहाँ पर ANN में, वो हमारा डेंड्राइट जैसा काम करता है, जैसे बायोलॉजी में वो काम करता है। नोड जो है वो हमारा न्यूक्लियस का काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। साइनैप जो है वो वेट का काम करेगा, एक्सॉन जो है वो आउटपुट का काम करेगा। वेट जो है वो बेसिकली शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो ये इस तरह के जो बीच में कनेक्ट हो रहा है ये वेट है। देखो यहाँ पर ना काफी सारी हम ओवरव्यू सा देख रहा है, सभी चीज का बेसिक देख रहा है, सबकी ऊपर से चीजें देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। क्योंकि ये जो एक यूनिट है ना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसके अंदर जो पार्ट्स है डीप लर्निंग, RNN, CNN, ये सभी चीजों के ना पूरी एक बुक बन जाती है, पूरा एक अलग ही कंसेप्ट है, पूरा एक अलग ही कोर्स है। तो यहाँ पर ये समझ लो कि 1 महीने की ये यूनिट है, 1 महीना पूरा पढ़ा जाएगा। तो चलो भाई उसको भी हम देख लेते हैं, उसको कंप्रेस करके थोड़ा छोटा करके पढ़ाने की कोशिश करें। चलो 4-5 वीडियो बन जाए, लेकिन हमारे आपको पता ही है
ये जो पूरे AI का कोर्स चल रहा है फ्री में, और इससे पहले भी बाकी जो है, उसकी हमारी USP है कि एक यूनिट को एक वीडियो में ही खत्म करना है और उसकी लेंथ भी लगभग 1 घंटे की होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हम उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए उसका इंट्रोडक्शन, उसका बेसिक, उसका ओवरव्यू देखने वाले हैं, और इससे ज़्यादा हमें पढ़ना भी नहीं है। अगर आपको किसी टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उसके बारे में और जानने की क्यूरियोसिटी उठ रही है आपको, तो अपनी रिसर्च कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, उसके बारे में और डीप स्टडी कर सकते हो। तो फिलहाल आपको ये चीज़ मुझे समझानी ज़रूरी लगी, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आर्किटेक्चर कैसा होता है ANN का, तो ANN में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। इसका जो आर्किटेक्चर होता है, एक होता है इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका एक डायग्राम। यहाँ पर ये इनपुट है, पूरी लाइन इनपुट की है, ये आउटपुट की है, बीच में हिडन लेयर। यहाँ पर एक हिडन लेयर है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकती है, कितनी भी हिडन लेयर्स हो सकती है, वो यहाँ पर अलग चीज होती है। तो इनपुट और आउटपुट तो आपको समझ में आ रहा होगा, हिडन लेयर आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। तो सबसे पहले इनपुट लेयर का ही यहाँ पर देखते हैं। तो इनपुट लेयर से मतलब यही है कि हम डेटा यहाँ से इनपुट लेते हैं और जो भी हमें इनपुट में देना है वो यहाँ पर इनपुट मिलेगा। आउटपुट में हमें जो काम हमने प्रॉब्लम दी है उसका हमें आउटपुट जो है वो आउटपुट लेयर पर देखने को मिलेगा। हिडन लेयर क्या होती है, वो एक बीच की लेयर होती है इनपुट और आउटपुट की, जो कि बेसिक कैलकुलेशंस वगैरह करती है, कुछ पैटर्न्स निकालती है, कुछ हिडन फीचर्स निकालती है। जो भी हमने इनपुट में डेटा दिया ना, इनपुट में देखो काफी सारे इनपुट हैं, यहाँ पर हमने काफी सारा डेटा दिया है अलग अलग सोर्सेज से। तो जो हमने डेटा दिया ना उसके बीच में रिलेशंस, पैटर्न्स वगैरह ये सब काफी सारी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को करने के बाद हमें आउटपुट मिलता है। अब देखो एक हिडन लेयर ये है और एक लाइन और लगा दो हिडन लेयर की, वो दूसरी हिडन लेयर, इस तरह से मल्टीपल हिडन लेयर्स हो सकती हैं। एक हिडन लेयर जो है वो एक काम कर सकती है, दूसरा काम कर सकती है, तीसरा काम कर सकती है। समझ रहे हो ना? अब इसको आपको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, तो उसको थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल बताया था कि हम गर्म चाय में उंगली डालते हैं तो बाद में अगर सामने गर्म दूध आ गया तो हमारे दिमाग को पता चल जाएगा कि ये भी वही इफेक्ट देने वाला है जो गर्म चाय ने दिया था। तो इसी तरह ना ये हिडन लेयर होती है, इसमें अपनी इंटेलिजेंस होती है। यहाँ पर ये अपने आप से सोच सकता है, अपनी थिंकिंग लगा सकता है, क्योंकि इसके पास काफी सारे डेटा होता है, काफी सारा उनका एनालिसिस करके यहाँ पर खुद से वो काफी सारे पैटर्न्स वगैरह निकाल कर खुद से इसकी थिंकिंग पावर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, इनपुट में मान लो ये आपकी क्लास है, आपकी क्लास में काफी सारे 50 लोग हैं, तो हमने 50 का इनपुट लिया, तो 50 हमें इनपुट मिले, जिसमें से वो लोग बता रहे हैं कि आप कैसे हो। एक ने कहा कि आप पढ़ाई में अच्छे हो, दूसरे ने कहा कि ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तीसरे ने कहा कि नहीं ये पढ़ाई में बिल्कुल घटिया है, और चौथे ने कहा ये टॉपर है भाई। तो इस तरह के अलग अलग यहाँ पर लोगों के इनपुट आए। तो अब ये जो हिडन लेयर है ना, इसके पास काफी सारे डेटा होगा, काफी सारी एनालिसिस इसने पहले से कर रखी होगी। ये भाई काफी स्मार्ट है। यहाँ पर ये समझ लो एक टीचर है आपके, तो आपने इनपुट दिया, अपने टीचर को बताया कि ऐसे ही ये बंदा, कोई बोल रहा है कि सही है, कोई बोल रहा है कि ये बेकार है। तो आपके टीचर ने अपना खुद से यूज़ करा और अपनी एनालिसिस करके, अपने पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह का यूज़ करके, जो उसने पहली क्लासेस में देखा, पहली स्कूल्स या फिर कॉलेजेस वगैरह में देखा, उसने खुद से आपके इनपुट के अकॉर्डिंग ही खुद से एक डिसीजन निकाल दिया, एक आउटपुट निकाल दिया कि ये बंदा पढ़ाई में अच्छा है। भले से काफ़ी सारे लोगों ने बेकार भी कहा था, तो इसने खुद का पावर का यूज करके रिजल्ट निकाल के दे दिया। तो इस तरह का मैंने काफी वाहियात सा एग्जांपल देने की कोशिश करी थी, जो कि एक काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल इसको समझाने की मैंने बेसिक सी आपको कोशिश करी है। इसके टर्म में एग्जांपल काफी अलग है, तो वो समझाने की बजाय मैंने इस तरह से समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली 2 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है फीड फॉरवर्ड और एक होता है फीडबैक ANN। तो फीड फॉरवर्ड ANN से आपको समझ में आ रहा होगा, फीड फॉरवर्ड मतलब सिर्फ फॉरवर्ड बैकवर्ड में कुछ नहीं। फॉरवर्ड से मतलब है कि ये हमारा इनपुट है, ये हमारी हिडन लेयर है और ये हमारी आउटपुट है। तो इनपुट से हिडन लेयर में हमारा डेटा गया और फिर हिडन लेयर से हमारा आउटपुट में गया। अब आउटपुट से आपको रिजल्ट मिल गया, इसमें पीछे कोई चीज़ नहीं जा रही, कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है कि आउटपुट में जो आया वो हमने वापस से इनपुट में भेज दिया कि भाई ऐसा ऐसा हमें रिजल्ट मिला। उसका कोई लेना देना नहीं है। आपने इनपुट दिया, आगे हिडन लेयर गया और आउटपुट आगे सीधा काम चला गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हमें कोई भी फीडबैक लूप नहीं होता यहाँ पर। और यहाँ पर फीडबैक ANN जो होता है उसमें एक फीडबैक भी होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर इनपुट है हिडन लेयर, ये आउटपुट है।
आपने इनपुट दिया, डेटा आया, हिडन लेयर ने उसकी प्रोसेस करी और आउटपुट में दे दिया। अब जो भी आउटपुट में आपको मिला वो वापस से एक फीडबैक हमने लगा रखा है, वो वापस से इनपुट में जाएगा ताकि वो यहाँ पर स्टोर हो पाए और ये समझ पाए कि आउटपुट में हमें क्या मिला। तो यहाँ पर एक मेमोरी भी होती है ताकि वो याद रख पाए कि हमें आउटपुट में क्या मिला। तो यहाँ पर फीडबैक का काफ़ी सारी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फिलहाल ये समझ लो, फीडबैक में एक फीडबैक लूप भी होता है जिसमें हमें आउटपुट जो है वो इनपुट के पास वापस चला जाता है कि इस काम करने पर ये जो आपने इनपुट दिया था इस पे हमें ये आउटपुट मिला था, ये हमने इसको बता दिया इनपुट वाले को। अब जब आगे दूसरी बार आप कुछ इसको इनपुट दोगे तो वो उस डेटा का यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हो सकता है टाइम बचा ले या फिर और कोई नया फीचर निकाल ले, कोई नया फीचर एक्सट्रैक्ट कर ले, कोई नया पैटर्न निकाल ले, तो काफ़ी सारी चीज़ों में इसको हेल्प कर सकता है। अब एडवांटेजेस क्या है ANN के, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, ये मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसको आप पढ़ लेना, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में पता है। पैरेलल प्रोसेसिंग है यहाँ पर, इसमें काफ़ी सारे आपके टास्क जो है वो साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे। तो ये चीज़ होती है इसमें, आपका डेटा जो है वो स्टोर होता है नेटवर्क में, जो पहले तरीके होते थे उसमें डेटाबेस में होता है। तो अगर इसमें कोई आपका डेटा जो है डिलीट हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है, किसी तरह से वो खराब हो जाता है, तो आपके पूरे नेटवर्क पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो नेटवर्क आपका कंप्लीटली चलता रहेगा। और यहाँ पर अगर इनकम्प्लीट नॉलेज है तो भी ये काम कर सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी हिडन लेयर्स होती है, काफ़ी सारे यहाँ पर नोड्स होते हैं, तो ये हमारी काम करती है। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो हमारी नोड्स थी ना, एक बार आपको ये बताने से शायद रह गई, ये जो पॉइंट्स दिख रहा है इनपुट इनपुट और ये हिडन लेयर्स में ये सर्किल सर्किल, ये हमारी नोड्स है, ये हमारे न्यूरॉन्स है। देखो ये न्यूरॉन्स है काफ़ी सारे, जिनको हम यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेज में इनको नोड्स बोल रहे हैं और बायोलॉजिकल में हम इनको न्यूरॉन्स बोल रहे थे। ये काफ़ी सारे न्यूरॉन्स हैं और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो ये वाला पहला वाला इनपुट सभी हिडन लेयर्स से कनेक्टेड है और दूसरा वाला ये भी एक एक करके सभी से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, नेटवर्क बना हुआ है। तो ये हमारे बायोलॉजी में इनको न्यूरॉन्स बोलेंगे और यहाँ पर हम इसको नोड बोल रहे हैं। तो इन न्यूरॉन के नेटवर्क को हमने जो बनाया वो आर्टिफिशियली बनाया है, तो आर्टिफिशियली इन नोड्स का हमने जो नेटवर्क बना दिया, ये हमारा आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क हो गया। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको समझने की ज़रूरत है, ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बैक टू एडवांटेजेस, यहाँ पर एक एडवांटेजेस मुझे बताने से रह गया, वो था फॉल्ट टॉलरेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, वही बात होगी, इसमें कोई एक सेल है, जैसे मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर आपको न्यूरॉन्स दिखाए थे, बेसिकली वे सेल हो गए सर्किल सर्किल। अगर उसमें कोई आउटपुट जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो फिर भी आपको यहाँ पर आउटपुट देगा उस एक गलत डेटा या फिर गलत यहाँ पर जो भी आउटपुट निकालने में दिक्कत कर रहा है, उसकी वजह से आपका नेटवर्क के आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉल्ट टॉलरेंस आपको नहीं मिलता है, मतलब मिलता है, मतलब ये आपको कोई फॉल्टी आउटपुट नहीं देगा। वैसे इस यूनिट में आप देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली डीप लर्निंग से शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसके थोड़ा बेसिक से लेकर शुरू कर रहा था। काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जो कि आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं, जैसे कि ANN का यहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी दे रखे हैं, तो इन डिसएडवांटेजेस को भी आप देख लेना। काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि यहाँ पर आपको प्रॉपर नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाने की कोई गाइडलाइन वगैरह नहीं है कि इस तरह से होनी चाहिए। ये आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से, हिट एंड ट्रायल के हिसाब से पूरा नेटवर्क बनता है, जैसी आपकी ज़रूरत है, जिस तरह का आपका काम है, जैसी आपकी प्रॉब्लम है, उस हिसाब से नेटवर्क बनता है। ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि इसी तरह से ये नेटवर्क बनेगा, तो इसका कुछ फिक्स नहीं है। दूसरी जो डिसएडवांटेजेस है वो है हमारा हार्डवेयर डिपेंडेंस। तो ये हमारा हार्डवेयर पे डिपेंड रहता है, आपको प्रोसेसिंग पावर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे कि इसमें आपको आउटपुट मिलेगा, जो भी आपका टेस्टिंग सॉल्यूशन मिला है वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है, कि पूरी इंसाइट नहीं दे पाता है, उसकी एनालिटिक्स नहीं दे पाता है कि उसने ऐसा क्यों और कैसे ये रिजल्ट आपको निकाल के दिया। तो और भी कुछ डिसएडवांटेजेस है यहाँ पर आप देख सकते हो। एप्लीकेशंस क्या क्या है ANN की, कहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। अब देखो कहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरह से यूज़ कर रहा है, क्यों यूज़ कर रहा है, वो हमारा यहाँ पर मैटर नहीं है। तो यहाँ पर एरोस्पेस में हम यूज़ कर सकते हैं ऑटो पायलट। यहाँ पर मतलब जो एयरक्राफ्ट वगैरह है उसमें कोई भी फॉल्ट हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके हमें बता देता है। ऑटोमोबाइल सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपको मतलब पता है ना, इसमें बीच में हिडन लेयर्स होती है, काफ़ी सारे फीचर्स डेटा वगैरह होता है और खुद से लर्न करता रहता है। गाड़ी जा रही है उसको पता है कि कितनी दूर कौन सी
ऑब्जेक्ट्स है और इन ऑब्जेक्ट्स से हमें बचना है या फिर नहीं बचना है, उसके जो डेटा है उनका यूज करेगा और उन्हीं का यूज करके वो नए पैटर्न निकालेगा, नए फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा। और भी काफी सारी चीजें होती हैं कि यहाँ पर इसका यूज कर सकता है। मिलिट्री में यूज हो सकता है, ये आपका टारगेट को ट्रैक कर सकता है। आपने टारगेट को सेट कर दिया, वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करता रहेगा, ट्रैक करता रहेगा कहाँ कहाँ मूव हो रहा है। तो ये आपको पता ही होगा किस तरह से चलते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन में यूज हो सकता है ये, और भी मिलिट्री में काफ़ी जगह यूज़ हो सकता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी जगह यूज़ हो सकता है। चिप में अगर कहीं फेलियर हो रहा है तो उसके एनालिसिस करके बता देगा ये आपका फेल हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है, ये सभी चीज़ें आपको बता देगा। और फाइनेंशियल में भी आपको बता देगा कि आपको ये लोन की एडवाइस भी दे सकता है, रियल एस्टेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, प्रिडिक्शन कर सकता है किसी शेयर वगैरह की, ये सभी चीज़ों में भी यूज़ कर सकता है। मेडिकल में यूज़ हो सकता है, जैसे कि कैंसर सेल की एनालिसिस कर सकता है, बता सकता है कैंसर सेल है या फिर नहीं और कितने हैं, ये सब चीज़ों में। स्पीच रिकॉग्निशन में यूज़ हो सकता है, जो कि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करने में भी काम हमारे ये आ सकता है। टेलीकम्युनिकेशन में भी हो सकता है, जिसमें ये आपको रियल टाइम में जो स्पोकन वर्ड्स है, स्पोकन लैंग्वेज है, उसको रियल टाइम में ट्रांसलेट करके आपको बताता रहे। और फेशियल रिकॉग्निशन और OCR जो होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन वगैरह जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें भी ये हमारा यूज़ हो सकता है। अब देखो ये जो ANN है ना, ये अलग अलग काम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और अलग अलग काम में यूज़ करने के लिए हम अलग अलग न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे होते हैं, लगभग 6-7, और अलग अलग यूज़ के हिसाब से अलग अलग टाइप के होते हैं, उस हिसाब से हम इनका यूज़ करते हैं। और जैसे कि हमारा हो गया रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हो गया, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हो गया, CNN और RNN जो हमारे यूनिट में है। तो सिर्फ हमारी यूनिट में इसके 2 और है जो कि हमें पढ़ने हैं, जो कि अलग अलग पर्पस में यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारा RNN जो है वो हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड हम एनालिसिस वगैरह करने में करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना हो या फिर उसको प्रेडिक्शन करना हो वर्ड, जैसे कि आप टाइप करते हैं हाउ आर, तो आपके कीबोर्ड में ऊपर सजेशन आ जाता है यू, मतलब हाउ आर के बाद आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा कि यू वर्ड का आप यूज़ कर लो, क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। इस तरह में RNN जो है बेसिकली टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ों में हम यूज़ कर पाते हैं। इसी तरह CNN जो है वो हमारा इमेजेस से रिलेटेड होता है, फोटोज वगैरह, इमेज रिकॉग्निशन वगैरह में यूज़ करने के लिए। वो सभी हम आगे देखने वाले हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ा आपको हिंट दे दिया है। अब आती है हमारी डीप लर्निंग। तो वो जो टाइप बता रहा था मैं ANN के, वो हम इसके डीप लर्निंग के बाद से देखेंगे। तो डीप लर्निंग क्या होता है, बेसिकली AI, ये आप देखो ये पूरा एक सेट बना हुआ है। AI सेट आपने पढ़ा होगा मैथ्स वगैरह में, ये पूरा सेट है, मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डार्क ब्लू है ये इसका स्कोप है, इसकी एरिया है, या फिर समझ रहे हो ना। अब इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग आती है, और मशीन लर्निंग का ही सबसेट होता है डीप लर्निंग। तो ये हमारा सुपर सेट हो गया AI, और उसका एक सबसेट हो गया मशीन लर्निंग, और उसका भी एक सबसेट हो गया डीप लर्निंग। तो काफ़ी छोटा पार्ट होता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब इससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको समझ में आ गया होगा, पूरी एक यूनिट दे रखी थी इसकी और पूरा सिलेबस ही है, वो आपको पता ही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती है एक मशीन लर्निंग, ML। तो मशीन लर्निंग बेसिकली होती क्या है, इसके बारे में काफ़ी बार बता भी चुका हूँ पहले। ये जो है काफ़ी सारे डेटा होता है इसके पास। अब उस स्मॉल डेटा का यूज़ करके ये आपको आउटपुट दे सकता है, जो भी आपको चाहिए, रिकमेंडेशन वगैरह जो भी काम चाहिए वो आपको ये देता रहेगा। तो जो भी आपने इसको डेटा दिया है, उन डेटा के बीच में ये काफ़ी सारे पैटर्न्स ढूंढता है, काफ़ी सारे फीचर्स ढूंढता है, उसके बेस पर ये आपको आउटपुट देता है। तो ये जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, और ये हमें काफ़ी सारी इसमें फीचर्स वगैरह जो है मैनुअली डालना पड़ता है, और काफ़ी छोटे डेटा के लिए हम यूज़ कर पाते हैं इसको। मशीन लर्निंग के लिए थोड़ा सा आपको कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर डिजिटल असिस्टेंट या फिर वर्चुअल असिस्टेंट्स वगैरह आप यूज़ करते हो, सिरी, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा वगैरह। तो इनका एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे कि एलेक्सा का ही एग्जांपल समझ लो, अगर आप उससे पॉलिटिकल रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें ढूंढते हो, जैसे कि बॉलीवुड से रिलेटेड समझ लो, बॉलीवुड न्यूज़ सुनना पसंद करते हो, उससे पूछते हो कि बॉलीवुड की न्यूज़ बताओ या फिर नई मूवी कब आ रही है, तो वो मशीन लर्निंग से आपको समझ जाता है कि काफ़ी सारे आपने एलेक्सा को डेटा दे दिया कि भाई बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ देख रहा है, बॉलीवुड के बारे में मूवीज़ वगैरह के बारे में सर्च कर रहा है, तो उसके पास काफ़ी सारे डेटा है कि
आपके उस आपने उसको इतना सारा डेटा दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी। अब उसने उसमें से काफ़ी सारे फीचर्स एक्सट्रैक्ट करे, जैसे कि आपकी पसंद जो है वो बॉलीवुड है, तो उसके पास एक फीचर आ गया। अब उस फीचर का यूज़ करके आपको ये मशीन ने लर्न कर लिया, ये मशीन लर्निंग होगी, आपके डेटा को यूज़ करके उसने लर्न कर लिया। अब अगली बार अगर आप उससे जोक सुनने के लिए कहेंगे, कभी जोक सुनाओ, कोई चुटकुला सुनाओ, तो वो आपको हो सकता है बॉलीवुड से रिलेटेड कोई जोक सुनाए, क्योंकि उसने मशीन लर्निंग से समझ लिया कि इस बंदे का टेस्ट ये है, इस तरह की चीज़ें पसंद है, और वही ये आपको करके दिखाती है। तो ये मशीन लर्निंग होगी। तो मशीन लर्निंग से इतना बढ़िया काम चल रहा था, तो डीप लर्निंग क्यों आई? तो डीप लर्निंग इसलिए आई क्योंकि मशीन लर्निंग काफ़ी छोटे छोटे डेटा पर काम करती थी, काफ़ी बड़ा डेटा हैंडल नहीं कर पाती थी, उसमें काफ़ी इसकी हालत बिगड़ जाती थी। और मशीन डीप लर्निंग जो है वो ऑटोमेटिकली और भी काफ़ी सारे फीचर्स अपने आप एक्सट्रैक्ट कर लेती है, खुद से हमें कुछ बताना नहीं पड़ता है। और जो डीप लर्निंग का मतलब है, लर्निंग तो आपको समझ में आ गया, लर्न करेगा, डेटा से लर्न करेगा। और डीप का मतलब हो गया काफ़ी डीपली, और काफ़ी सारी डीप से मतलब ये है लेयर्स। अभी आपने ये ANN देखा था ना, तो ANN पर ही ये काम करता है, मतलब ये इसीलिए दे रखा है, क्योंकि यार मैं काफ़ी मतलब रात में वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं जीप तो तो यहाँ पर जो ANN है उसी पर ये बेस्ड है डीप लर्निंग, इसलिए यहाँ पर हम डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्यों पढ़ रहे हैं, अभी तो ANN चल रहा था। तो डीप लर्निंग ANN पर ही काम करता है। ANN में आपने हिडन लेयर्स देखी थी, तो हिडन लेयर्स जो होती है ANN में, वो यहाँ पर डीप लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर काफ़ी सारी नंबर्स, वहाँ पर हमारी 2 3 4 5 हिडन लेयर्स थी, लेकिन यहाँ पर हमारी काफ़ी सारी हिडन लेयर्स होती हैं, और उन्हीं हिडन लेयर्स को हम बेसिकली डीप लेयर्स बोल रहे हैं। काफ़ी सारी डीप लेयर्स होती हैं, तो इसलिए हमने इसको डीप लर्निंग बोल दिया है। तो ये कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो डीप लर्निंग क्या करती है? डेटा का कलेक्शन करा, डेटा आपने इनपुट में दिया, उन डेटा पर एनालिसिस करती है, उनमें से जो आपने डेटा दिया उनसे लर्न करती है, सीखती है, उनमें पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करती है, कुछ फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, और बाद में आपको जो रिजल्ट देना है, कंक्लूजन देना है, वो आपको निकाल के दे देती है, जैसे कि एक ह्यूमन ब्रेन देता है। बेसिकली डीप लर्निंग जो है वो एक ह्यूमन ब्रेन की मिमिक कर रहा है, जैसे कि एक ह्यूमन ब्रेन होता है, उसी तरह का इसने आर्टिफिशियली ह्यूमन ब्रेन बना दिया, और उस आर्टिफिशियल ह्यूमन ब्रेन को हमने डीप लर्निंग बोल दिया। जो कि जैसे कि हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो लर्न करता है, छोटा बच्चा लर्न करता चला जाता है, जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है उसका, तो वो चीज़ों को देख कर समझ जाता है क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी तरह डीप लर्निंग जो है काफ़ी सारा डेटा उसको मिल जाता है, उस डेटा का यूज़ करके वो काफ़ी सारे आउटपुट में रिजल्ट्स वगैरह निकाल के देता है कि क्या चीज़ कैसे आउटपुट में देनी है, क्या नहीं देनी है। तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से डीप लर्निंग शायद समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ कि हमें डीप लर्निंग की ज़रूरत पड़ क्यों गई। देखो यहाँ पर परफॉर्मेंस है, किस तरह की हमें परफॉर्मेंस दे पा रहा है, ये है अमाउंट ऑफ डेटा। हमने छोटा सा डेटा दिया, काफ़ी कम डेटा दिया, तो हमारा ये एक जो रेड आपको लाइन दिख रही है, लाइन कर्व जो है देखने को मिल रही है, सॉरी, जो कर्व है रेड कर्व, ये हमारा पुराना तरीका है मशीन लर्निंग का, और ये जो है हमारा ब्लू वाला, ये है डीप लर्निंग का। तो अब आगे फ्यूचर में जो है वो डीप लर्निंग का ही यूज़ होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे डेटा होता है, तो काफ़ी सारे डेटा के लिए हमें डीप लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखो छोटा सा डेटा जो था, हमें काफ़ी कम डेटा था, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस हमें बराबर मिल रहा है, जहाँ पर ये पॉइंट वाइट दिख रहा है, जहाँ पर मैंने रख रखा है। मशीन लर्निंग भी लगभग उतना ही हमें आउटपुट में दे रही है परफॉर्मेंस, और डीप लर्निंग भी, ठीक है, थोड़ा सा डेटा बढ़ाते हैं तो भी सिमिलर। लेकिन जब हम काफ़ी सारा डेटा बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक टाइम आएगा, सैचुरेशन पॉइंट टाइप आ जाएगा, वहां पर हमारी मशीन लर्निंग जो है वो इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। भले से आप डेटा बढ़ा रहे हो, लेकिन वही घिसी पेटी अपनी जो भी उसकी परफॉर्मेंस थी, इससे ज़्यादा नहीं दे पा रही है। लेकिन डीप लर्निंग में जितना ज़्यादा आप डेटा देते जा रहे हो, जितना ज़्यादा डेटा बढ़ाते जा रहे हो, उतनी ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस मिलती जा रही है। तो इसलिए हमने डीप लर्निंग को यूज़ करना शुरू कर दिया, मशीन लर्निंग को पीछे छोड़कर। अब डीप लर्निंग की वर्किंग क्या है? तो यहाँ पर छोटी सी वर्किंग है, सिंपल सी बात यहाँ पर लिख रखी है। सबसे पहले तो ये है कि प्रॉब्लम क्या है, ये एनालिसिस करेगा कि किस तरह की प्रॉब्लम है, और ये चेक करेगा कि फिजिबल है भी या फिर नहीं डीप लर्निंग के लिए, कि मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो डीप लर्निंग सॉल्व कर भी पाएगी या फिर नहीं, या फिर वैसे ही हमें फालतू में दे रहा हूँ। अगर उसने चेक कर लिया, ठीक है हमारे काम किया है, हम डीप लर्निंग है और हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो उसके बाद क्या करता है, आपने जो डेटा दिया उसमें से रिलेवेंट डेटा निकालने की कोशिश करेगा और उसको प्रिपेयर करेगा। काफी सारा डेटा है उसके पास, लेकिन जो आपने प्रॉब्लम दी है उससे रिलेटेड जो जो काम आ सकता है, उसने डेटा को वहां से इकट्ठा करा, आइडेंटिफाई करा और उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी। उसके बाद क्या करा उसने, थर्ड स्टेप में
उसने क्या करा, कौन सा डीप लर्निंग का एल्गोरिदम हमें यूज़ करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसने वो प्रॉब्लम का यहाँ पर एल्गोरिदम ढूंढा कि इस चीज़ पर हम काम करने वाले हैं। फिर उसने क्या करा, उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी उस एल्गोरिदम पर, और उसके बाद फाइनली आपको दे दिया, जिसको आप डेटा काफ़ी सारे डेटा सेट्स पर इसको टेस्ट वगैरह कर सकते हो। तो डीप लर्निंग का क्वेश्चन आ गया, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें लिखने को आ गई, तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है जिनको आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी लंबे तरीके से इसको लिख सकते हो। जैसे कि इस डीप लर्निंग के लिए काफ़ी सारी हम लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस के नाम दिख रहे होंगे, जावा, पाइथन वगैरह, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी आपका परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, काफ़ी सारी कॉस्ट को जो है वो रिमूव कर देता है, अननेसेसरी जो हमारा खर्चा होता है उसको हटा देता है, और ये जो है काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें डिटेक्ट कर देता है जो कि नॉर्मली डिटेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, आपको काफ़ी सारे डेटा की ज़रूरत पड़ती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ट्रेन वगैरह करने के लिए। यहाँ पर एप्लीकेशंस वगैरह यहाँ पर दिखा दूँ तो एप्लीकेशन काफ़ी सारी इसकी हो सकती है, जैसे कि ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, जैसे कि टेक्स्ट का प्रिडिक्शन कर सकता है कि आगे क्या लिखना चाहिए। आपकी ये हेल्थ केयर में काम आ सकता है, काफ़ी सारी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको ये बता सकता है। ऑटोमेटिकली मशीन ट्रांसलेशन के लिए काम आ सकता है, किसी एक लैंग्वेज को दूसरे में ट्रांसलेट करने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से डीप लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं। और इमेज रिकॉग्निशन में भी ये काम आ सकता है, और प्रिडिक्शन में भी काम आ सकता है, अर्थक्वेक आने से पहले ये प्रिडिक्ट करके आपको बता देगा। अब इसके बाद आता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जिसको प्यार से RNN भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मैंने बताया ना, काफ़ी सारे टाइप्स होता है, या फिर काफ़ी सारे पर्पस के लिए डिफरेंट हमें NN होते हैं, मतलब न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। इसी तरह रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है। इसकी स्पेशलिटी होती है कि इसमें जो आउटपुट होता है ना, उसको हम वापस से इनपुट में ले आते हैं, मतलब जो इसका आउटपुट निकल कर आया हम उसको फीड कर देते हैं इनपुट में। जैसे कि हमने लूप वाला देखा था ना, फीडबैक लूप वाला, जिसमें फीडबैक वापस से लाता था, तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जो आउटपुट है वो वापस हमें इनपुट में मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम करने वाला है आगे चीज़ में करने के लिए। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है उसमें हमें सारा इनपुट और आउटपुट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। जो इनपुट दिया वो आउटपुट में चला गया, आउटपुट का इनपुट से कोई लेना देना नहीं होता था, और इनपुट का आउटपुट से कोई लेना देना नहीं, मतलब आउटपुट जो गया बस वो गया, इनपुट को कोई लेना देना नहीं कि क्या आउटपुट गया था। लेकिन यहाँ पर आउटपुट जो है वो फीड हो रहा है इनपुट में, और वो जो इनपुट में आउटपुट आया कि जो भी आउटपुट आपका निकल कर आया उसने इनपुट को बता दिया कि ये इनपुट डालने पर हमें ये आउटपुट मिला था, तो आपने इनपुट को इसको ये चीज़ बता दी। तो इनपुट जो है वो उसको स्टोर भी करेगा, तो इसमें आपको एक मेमोरी भी होती है जिसमें ये स्टोर करके रखता है, जो कि फ्यूचर में काम आएगा। जैसे कि वर्ड प्रिडिक्शन में इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी काम होता है ना, वो RNN का ही यूज़ करते हैं बेसिकली। तो जो वर्ड का प्रिडिक्शन होता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, हाउ आर आपने टाइप करा, तो यू जो है वो ऑटोमेटिक, जैसे आपने इनपुट में दिया हाउ आर, इसकी हिडन लेयर्स ने काम करा, और फिर आउटपुट में इसका निकल गया कि आपने हाउ आर टाइप करा, और वो वापस से इनपुट में जाएगा क्योंकि इसमें लूप है, वापस से फीड होगा इसके उसमें, तो वो फिर चेक करेगा कि हाउ आर के बाद जो है पहले जो इसका डेटा वगैरह था कि उसमें यू यूज़ करा था, तो वो आपको प्रेडिक्शन में आपको बता देगा कि इसके बाद यू आना चाहिए, तो हाउ आर के बाद ये यू प्रेडिक्ट कर देगा। इस तरह से ना आउटपुट में जो आ रहा है वो वापस से इनपुट में जा रहा है, और फिर वो इनपुट में पता चल रहा है कि ये डालने पर ये होना चाहिए। तो इस तरह से आपको वर्ड प्रेडिक्शन वगैरह, ट्रांसलेशन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल वो बताया, शायद आपको समझ में आया होगा। तो जैसे आपने हाउ आर यू बोला उसको, तो हाउ आर यू जब आपका कंप्लीट हो गया, फिर आउटपुट में गया, वो वापस से इनपुट में आ गया, तो उसको पता चल गया कि हाउ आर यू पूरा इस तरह से एक लाइन होती है, सीक्वेंस होता है, इस तरह से लिखा जाता है। अगली बार फिर से कोई टाइप करेगा हाउ आर, तो उसको पता चल जाएगा पहले किसी ने इनपुट में हाउ आर लिखा था तो उसके साथ यू भी लिखा था। तो इस तरह से प्रिडिक्शन में काम आ जाता है। तो हमें RNN की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो RNN की हमें ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो हमारा सिंपल वाला था, ट्रेडिशनल वाला था, फीड फॉरवर्ड वाला जो हमारा न्यूरल नेटवर्क था, उसमें हम सिक्वेंशियल डेटा को हैंडल नहीं कर पाते थे, और ये सिर्फ इनपुट पर ही हमारा बेस्ड रहता था, आउटपुट से कोई लेना देना नहीं रहता था, और हमारा प्रीवियस इनपुट को ये मेमोराइज नहीं कर पाता, मतलब जो आउटपुट निकल कर आया उसको ये यहाँ पर सेव करके स्टोर करके नहीं रख पाता था। तो इस चीज़ को RNN ने सॉल्व कर दिया। ये हमारा
सिक्वेंशियल डेटा को भी हैंडल कर सकता था और करंट इनपुट को भी यहाँ पर एक्सेप्ट करता है। मतलब जो करंट जो अभी चल रहा है ना, सिर्फ उसी इनपुट पर ये ध्यान रखता था जो पुराना नेटवर्क था। लेकिन RNN में जो है वो पुराने इनपुट को भी ध्यान रखता है कि पहले इनपुट क्या था, उस चीज़ को भी। यहाँ पर ये जो लाइन थी सेकंड वाली, इसका मतलब यही था कि ये जो भी काम चल रहा है सिर्फ उसी नेटवर्क पर ये ध्यान रखता था, पहला वाला जो नेटवर्क था। लेकिन RNN में जो है पुराने इनपुट का भी ये यहाँ पर ध्यान रखता था और प्रीवियसली इनपुट जो मिला था उसको भी स्टोर करता था, मेमोरी में स्टोर करके रखता था, क्योंकि इसकी एक इंटरनल मेमोरी होती है जो कि आउटपुट को स्टोर करके रखती है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपको लिखने के लिए, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लिखना पड़े तो आप इस चीज़ को भी लिख सकते हो, उसके टाइप्स वगैरह भी लिख सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर बेसिकली ये है, अगर एक इनपुट है और एक ही आउटपुट है तो 1 to 1 RNN हो गया। अगर एक इनपुट और काफ़ी सारे आउटपुट है हमारे, तो ये हमारा 1 to many हो गया। और काफ़ी सारे इनपुट और सिंगल आउटपुट है तो many to 1 हो गया। और काफ़ी सारे इनपुट और काफ़ी सारे आउटपुट है तो many to many हो गया। और इस तरह के ये हमारे टाइप्स हो गए और इनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। ये इस टाइप का हम किस में यूज़ करते हैं, इस टाइप का हम किस में यूज़ करते हैं। जैसे कि 1 to many जो है वो इमेज का कैप्शन देने में यूज़ करते हैं, और many to 1 जो है वो निगेटिव और सेंटिमेंट्स वगैरह को क्लासिफाई, मतलब जो भी सेंटेंस वगैरह उसको क्लासिफाई कर देगा कि ये निगेटिव है पॉजिटिव है। जैसे कि आपने कमेंट करा किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देने के लिए, ये प्रोडक्ट काफ़ी ख़राब था, मुझे काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर देगा कि आपने निगेटिव यहाँ पर फीडबैक दिया हमें, ये आपका निगेटिव कमेंट है। और आपने कहा कि प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया है, हम काफ़ी हैप्पी है, तो ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करके इसको बता देगा कि पॉजिटिव है, तो इस तरह से क्लासिफाई कर देगा। ये जो इमेज कैप्शन वाला है ये भी आगे बताऊंगा, इसकी एप्लीकेशन में दे रखा है। तो ये सभी हमारा वो है। मैनी टू मैनी जो है वो मशीन ट्रांसलेशन में यूज़ होता है, मतलब एक लैंग्वेज को दूसरे में ट्रांसलेट करने के लिए। तो RNN के एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है। इमेज कैप्शनिंग, मतलब जैसे कि आप इंस्टाग्राम वगैरह कहीं भी पोस्ट डालते हो, उसमें कैप्शन डालते हो, साथ में इमेज के साथ टेक्स्ट भी लिखते हो, उसके इमेज के बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो ये क्या करेगा, इसमें RNN जो है वो अपने आप ही इमेज को रिकॉग्नाइज करेगा और अपने आप ही उसमें एक्टिविटी डिटेक्ट करके कैप्शन बता देगा इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं इंस्टाग्राम वाले की कैप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपको रेफरेंस दिया था सिर्फ। तो यहाँ पे इमेज को रिकॉग्नाइज करके उसकी एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करेगा, आपको बता देगा कि इसमें क्या एक्टिविटी हो रही है, वो कैप्शन दे देगा टेक्स्ट में। टाइम सीरीज प्रिडिक्शन आपको देखने को मिलता है, तो अगर आपका कोई स्टॉक वगैरह है उसकी प्रेडिक्शन ये आपको पहले से करके बता सकता है। तो नेक्स्ट वर्ड की प्रेडिक्शन करके दे सकता है। तो यहाँ पे 2 बार वर्ड है, इसको मैं सही कर दूंगा जब आपको ये मिलेगा, इसमें सिंगल वर्ड मिलेगा। तो यहाँ पर आप वही एग्जांपल है हाउ आर यू वाला, मतलब आप हाउ आर लिखेंगे तो वो यू अपने आप आपको प्रेडिक्ट करके बता देगा कि इसके बाद आपको ये वर्ड लिखना चाहिए। मशीन ट्रांसलेशन में यूज़ कर सकते हैं एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। ये जो आगे का पार्ट देख रहे हो ये अगले दिन कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो जो पार्ट था इससे पहले का वो रात में मैंने बनाया था और रात में नींद आ रही थी, दिमाग भी सो रहा था, सोचा यार रेस्ट करके इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आगे मैं ये दिखा रहा था कि मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू अर्न ऑनलाइन फॉर स्टूडेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो ये वीडियो जरूर से जाकर देख लेना, बेस्ट वीडियो है ये, पूरी मेहनत लगाई थी इस वीडियो को बनाने में और इससे पहले भी मैंने बना रखी है, लेकिन ये वाली बेस्ट है जो अभी ये आपको दिख रहा होगा ये वाला थंबनेल। तो ये आप सर्च कर सकते हो अर्न ऑनलाइन के वर्ड यूट्यूब पर या फिर के वर्ड पर डायरेक्टली जाकर चेक कर सकते हो। तो मुझे लगा यार आपको बताना चाहिए क्योंकि आप भी स्टूडेंट हो और आप भी अर्न कर सकते हो। तो ये कोई फर्जी वाली चीज़ नहीं है, ऐप इंस्टॉल कर लो या फिर प्रेडिक्शन वगैरह कर लो, ऐसा कुछ नहीं। मैं बिल्कुल बढ़िया वाली चीज़ इसमें बताई, सिर्फ 5 वेज बताया है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करा है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये के स्टोर है, KKword.in खोलना, वहाँ पर के स्टोर है। यहाँ पर आपको काफ़ी कम प्राइस पर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे क्योंकि मेरे पास काफ़ी प्रोडक्ट्स आते हैं, मैं उनको अनबॉक्स कर देता हूँ, वीडियो बना देता हूँ और फिर बाद में वो मेरे पास ऐसी भरे पड़े हैं, पूरी पीछे है और यहाँ पे भी टेबल में पूरा भरा पड़ा है मामला। तो उनको काफ़ी कम प्राइस पर, काफ़ी चीपेस्ट प्राइस पर यहाँ पर मैं इनको देने वाला हूँ। ये तो भाई सील पैक्ड ही रखा है मेरे पास। तो इस तरह की चीज़ है, एक बार आप जाकर चेक कर लेना, शायद आपको काफ़ी बढ़िया डील मिल जाए। तो मुद्दे की बात पर आता है और आता है CNN पर, जिसको फुल फॉर्म है उसकी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जिसको प्यार से CNN बोलते हैं। तो देखो यार अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है और ये हमारे एक सब्जेक्ट में यूनिट के अंदर एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, लेकिन भाई ये एक टॉपिक जो है वो पूरी एक बुक के बराबर है, एक पूरे सब्जेक्ट के बराबर है। तो समझ लो यार इतनी बड़ी चीज को इतने छोटे उसमें कैसे एक्सप्लेन कर सकता है। और साथ में
इसमें कैसे फिट हो सकता है, जो कि हमारी वीडियो का स्टाइल है। तो फिलहाल इसको मैं काफ़ी ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। काफ़ी ज़्यादा डीप में होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है इसमें, काफ़ी सारे और भी चीज़ें होती है, कैलकुलेशंस वगैरह होती है, उस पर नहीं, सिर्फ इसे देखेंगे क्या चीज़ होती है, किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं और क्या बेसिक इसका काम है। अब देखो, मैंने शुरू में बताया था ये जो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ANN है, इसके काफ़ी सारे टाइप्स हो सकते हैं या फिर क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। तो इसी तरह इमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने एक अलग यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क बनाया जिसको नाम दिया है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, CNN। तो ये जो CNN है ये बेसिकली इमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए काम आता है। आपने फोन में देखा होगा गूगल लेंस वगैरह होता है, डायरेक्टली फोन खोला, कैमरा खोला, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे माइक है, मैं इस माइक को फोटो क्लिक करता हूं या फिर स्कैन करता हूं तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके बता देगा कि एक माइक है, और कौन सा माइक है ये भी बता देगा। इसको खरीदने के लिए मुझे काफी सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स वगैरह भी दे देगा। मतलब वो जो कैमरा था उसने पूरा डिटेक्ट कर लिया ये क्या चीज है, किस ब्रांड की है, कौन सा मॉडल है, सब कुछ डिटेक्ट कर लिया। तो ये जो है काम करता है CNN के थ्रू। तो CNN जो है वो इसलिए हम काम करता है, कोई भी पिक्चर है, ऑब्जेक्ट है, आपने स्कैन करा, उसको पूरा डिटेक्ट कर लेगा। आपने हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर टाइप करें, टाइप बोल रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स है, हाथों से आपने कुछ लिखा है, उसको कंप्यूटर में स्कैन करा, वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये आपने ये लिखा, ये ABCD है। तो इस तरह से भी चीजें डिटेक्ट कर सकता है। आपने किसी बंदर का फोटो खींच के दिया तो वो आपको स्कैन करके बता देगा कि बंदर है। तो ऐसी काफी सारी चीजें जो है वो CNN हमें करके दे सकता है। तो अगर आप इसको कोई फोटो वगैरह देंगे तो वो उसकी डेप्थनेस चेक कर लेगा, उसकी ब्राइटनेस, डार्कनेस, सब कुछ, उसके पैटर्न्स वगैरह ढूंढ लेगा, एजेस वगैरह निकाल लेगा। जैसे मेरा फोटो है तो उसके एजेस निकाल लेगा, इसकी आउटलाइन कर देगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिटेक्ट करता है, और काफ़ी सारे फीचर्स भी निकाल लेता कि इसमें आंखें हैं, होठ है, कान है, ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा नॉर्मली ANN था, तो ANN से ये काम हम करना चाहते हैं तो काफ़ी सारी उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इसलिए हमें CNN का यूज़ करना पड़ा। तो ANN का आगे यूज़ होगा, लेकिन उससे पहले हम फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए हम CNN का यूज़ करते हैं, जिसमें काफ़ी सारी कन्वोल्यूशनल लेयर्स होती है और पुलिंग्स वगैरह होती है, और भी काफ़ी सारी इसमें लेयर्स वगैरह का काम होता है। यहाँ पर बेसिक जो लेयर्स है उनके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली आजकल ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी इमेज से रिलेटेड रिकॉग्निशन वगैरह में यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर मोटी यहाँ पर लेयर्स देखें तो हमें लगभग 3 लेयर्स देखने को मिलती है, और जिनका नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ, कन्वोल्यूशनल लेयर, पूलिंग लेयर और फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स। तो कन्वोल्यूशनल लेयर जो होती है ये क्या होती है, बेसिकली ये फीचर्स को मैप करती है। जब फोटो दिया उसकी आंखें वगैरह और होठ वगैरह, कान वगैरह, ऐसे कुछ फीचर्स को ये एक्सट्रैक्ट करती है। पूलिंग लेयर जो होती है वो उस डेटा को रिड्यूस करती है। मतलब ये जो काफी सारी लेयर्स है ना, ये एक बड़े साइज के पिक्चर को जो है वो रिड्यूस करती चली जाती है, उसके साइज को रिड्यूस करती चली जाती है। तो उसने आंखें वगैरह डिटेक्ट करी, फिर उन आंखों वगैरह से डिटेक्ट करने के बाद पूलिंग लेयर जो है वो उसके डायमेंशन को रिड्यूस कर देगा, और जो भी फीचर्स उसने डिटेक्ट करे उसको समराइज करके एक पर्टिकुलर फीचर को बता देगा। ये फीचर को मैप कर देता है, और फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स जो है वो आगे आती है। मुझे पता है अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, धीरे धीरे इसके बारे में बात करते हैं, जब जाकर आपको कुछ समझ में आएगा। अब देखो, सबसे पहले तो एक इमेज को समझना पड़ेगा, एक फोटो कैसा होता है उसके बारे में हमें समझना होगा। तो आपको एक फोटो दिख रही होगी जो कि मैंने फोटोशॉप में खोल रखी है। अभी मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं। पहले आप ये सोचो, आपने कैलकुलेटर देखा होगा, उसमें कैलकुलेटर में नंबर्स वगैरह आते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये जो 1 2 3 4 5 ये जो भी नंबर आते हैं ना, ये काफी छोटे छोटे स्क्वायर से होते हैं, उनसे मिलके पूरा नंबर बन जाता है। तो अपने कैलकुलेटर में देखना, 1 टाइप करना, तो 1 जो होगा वो काफी सारे स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप जो होंगी उनसे मिलकर एक पूरी शेप बन जाती है। और इसी तरह 2 प्रेस करेंगे तो वो 2 के इस तरह से शेप को, स्क्वायर्स को मिलाकर बन जाती है। शायद आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया इस बार आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे एक फोटो में काम होता है। आपने देखा होगा आपके फोन में काफी मेगापिक्सल की डिस्प्ले होती है, जैसे कि आपकी 1080p की डिस्प्ले होगी, फुल HD की डिस्प्ले होगी, 1080p बाई 1920 या फिर HD की होगी, 1280 बाई 720 पिक्सल की डिस्प्ले हो गई, HD फुल HD होती है। इस तरह से फोटो और वीडियोस होती है। फॉर एग्जांपल ये फोटो समझ लो, ये हमारा फोटो मान लो 8 मेगापिक्सल का है। 8 मेगापिक्सल से मतलब 8 मिलियन पिक्सल्स इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं, और इसका हम रिजोल्यूशन मान लेता है 4000 बाई 12 मेगापिक्सल का मान लो इसको, और इसका मान लो ये फोटो 12 मेगापिक्सल का है, और इसका रिजोल्यूशन जो है वो 4000
पिक्सल बाय 3000 पिक्सल है, मतलब 12 मिलियन पिक्सल्स हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं। अब मैं इसको जूम करके दिखाऊं, ठीक है, काफी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अब कैलकुलेटर वाला एग्जांपल ध्यान रखना, उसमें स्क्वायर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप से मिलके पूरा एक नंबर जनरेट कर देता है। तो इसी तरह हमारा फोटो में होता है। अभी आपको कुछ नहीं पता चला क्योंकि हाई रिजोल्यूशन वाली है हमारी फोटो है। अब मैं और जूम करूंगा और जूम करता जाऊंगा, जूम करता जाऊंगा, जूम करता जाऊंगा। अब आपको स्क्रीन पर स्क्वायर स्क्वायर्स देखने को मिल रहे होंगे। मैं फिर थोड़ा वाइट एरिया में था, इसको थोड़ा अलग एरिया में लेके जाकर जूम करने की कोशिश करता हूं। अभी आप देखो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर दिख रहे होंगे अलग अलग कलर के। तो ये एक कलर है, ये देख रहे हो ना, ये एक स्क्वायर सा दिख रहा है, ये स्क्वायर दिख रहा है। ये अलग अलग कलर के स्क्वायर्स मिल रहे हैं और इतने स्मूथली मिल रहे हैं क्योंकि काफी सारे इसमें पिक्सल्स हैं। तो ये जब मिल जाता है इस तरह से तो आप देखेंगे एक तरह से पूरा पिक्चर बन जाता है। तो अभी आपको कुछ समझ में आ गया होगा, फोटो जो है, एक पिक्चर जो है वो किस तरह से पिक्सल से मिलकर बनी हुई होती है। अब मान लो ये हमारी पिक्चर जो है मैंने अलग अलग बता दिया तुम्हें। अब मान लो ये हमारी 1920 बाई 1080p की है, मतलब 2 मेगापिक्सल की ये पिक्चर है। तो इसमें क्या होता है आपको पता है, 8GB हमारा एक ग्रे स्केल फोटो होता है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट होता है, और एक होता है हमारा कलर्ड फोटो जो कि 8GB वाला होता है, मतलब जिसमें 3 कलर के मिक्सचर से मिलकर फोटो बनता है, रेड ग्रीन ब्लू। उन्हीं के कलर के मिक्सचर से बनकर अलग अलग शेड्स को जनरेट करता है। तो 8GB की 3 लेयर होती है। ये एक फोटो दिख रहा है लेकिन इसके पीछे 3 लेयर होती है, एक रेड कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की। तो एक लेयर आपकी जो है 2 मेगापिक्सल का फोटो था ना ये, तो इस तरह से 3 लेयर है तो 6 मेगापिक्सल की पिक्चर हो गई। तो ये मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूँ, इसका बताने का कुछ मुद्दा नहीं बनता था, मैंने सिर्फ थोड़ा आपको बेसिक आइडिया देने की कोशिश करी है फोटो और उसके पीछे की थोड़ी कहानी के बारे में। अब मान लो यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं वो CNN पर काम कर रहा है, हमें ये फोटो डिटेक्ट करनी है, ये किसकी फोटो है, ये कौन है, ये क्या चीज है इसकी। तो यहाँ पर मैंने आपको लेयर्स बताई थी ना, तो लेयर्स में ना काफी सारी चीजें होती है। कर्नल होता है और उसमें एरे होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन होता है, वो फिर उसका साइज को रिड्यूस करता है, मैट्रिक्स होती है, उसमें डॉट प्रोडक्ट्स वगैरह, मतलब कैलकुलेशन, मैथ वगैरह, काफी सारी चीज होती है। यार पहले आपको वही दिखा देता हूँ फिर आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। देखो एक इमेज को डिटेक्ट करने के लिए, इनपुट इमेज को डिटेक्ट करने के लिए फीचर मैप होता है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बैकग्राउंड में होती रहती है। और फिर ना इसमें जो इसका साइज़ है ना, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा रहा था, इसका साइज़ को रिड्यूस करते हैं हम, साइज़ को रिड्यूस करते चले जाते हैं पूलिंग की वजह। पूलिंग क्या करता है, इस साइज को रिड्यूस कर देता है और फीचर्स को समराइज कर देता है। समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, भावनाओं को समझ रहा हूँ, उसको समझेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि इसके पीछे क्या क्या कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं जो कि काफी डीप में पढ़ी जाती है, और वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं, और ये हमारा सिलेबस का इतना पार्ट भी नहीं है कि इसको इतना डीपली पढ़ा जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो काफी सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर देखो मैट्रिक्स वगैरह मैं बता रहा था, यहाँ पर इसके कैलकुलेशंस वगैरह होती है, इसके ऊपर रखी जाती है, इसकी प्रोडक्ट होती है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो ये सब इसका देखो, ये यहाँ पर 3x3 का ये साइज जो था वो 3x3 का साइज कन्वर्ट हो गया, सिर्फ 1x1 का साइज कन्वर्ट हो गया। इस तरह से साइज छोटा होता है। तो अब यहाँ पर वो जो मैं लेयर्स बता रहा था ना, 3 लेयर बताई थी ना, कन्वोल्यूशन लेयर, पुलिंग लेयर, फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स। तो इनपुट में आपकी इमेज दी, तो कन्वोल्यूशन लेयर, पुलिंग लेयर, ये तीनों यहाँ पर जो काम चल रहा है वो फीचर को एक्सट्रैक्ट करने का काम चल रहा है, जो कि इमेज में फीचर्स है, जो भी इमेज में चीज़ें हैं उसको यहाँ पर समझने का काम चल रहा है। फिर वो जो चीज़ समझ जाता है उसको एक 1D एरे में कन्वर्ट कर देता है, एक फुल्ली कनेक्टेड लेयर। आगे आपका वही हो गया न्यूरल नेटवर्क वाला, तो यहाँ पर काम होता है। तो आगे हमारा क्लासिफिकेशन का काम चल रहा है, बेसिकली ये हमारा ANN का काम चल रहा है। तो ANN से पहले हम ये काम करते हैं ताकि चीज़ थोड़ी आसान हो जाए, कंप्यूटेशनल पावर हमारी कम कंज्यूम हो, मतलब हम इसका साइज को रिड्यूस करते चले जाते हैं ताकि हमारी पावर का भी कम कंज्यूम हो और हमारा टाइम भी बचे, इस प्रोसेस को करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पर जो डेटा है, जो हमारी पिक्चर वगैरह है, फोटो वगैरह है, उसका फीचर, उसकी जो कंटेंट है, उसका साइज जो है उसका रिड्यूस करने के लिए हम काफ़ी सारी लेयर्स का मल्टीपल टाइम यूज़ करता है ताकि वो चीज़ थोड़ी छोटी हो जाए। तो आपको समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा थोड़ा आ गया होगा समझ में, कुछ आपको समझ में नहीं भी आया होगा तो अब आ जाएगा। अब हम मुद्दे के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो ये जो हम बता रहे थे कि यहाँ पर इसका अगर हमें इस इमेज को डिटेक्ट करना है कि इस फोटो में क्या है, तो CNN में मैंने 3 लेयर्स बताई थी ना। तो सबसे पहले तो ना ये इसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब जैसे ये फोटो है तो यहाँ पर
कुछ चीज़ें ऐसी होगी, ये यहाँ पर ये डिटेक्ट करेगा, ये इनपुट से ये कुछ चीज़ें डिटेक्ट करेगा कि इसमें ये इसने डिटेक्ट करी कि इसकी आंखें जो है वो डॉग की है, ये डॉग वाली आंखें हैं। तो राइटिंग शायद आपको समझ में ना आए तो ऐसे ही लिख रहा हूँ। और ये डॉग वाले ईयर है, इसके कान जो है वो एक डॉग के हैं। और इसने ये डिटेक्ट करा इसका जो आगे का माउथ है ये डॉग का है। और इसी तरह ना इसने और भी कुछ फीचर्स एक्सट्रैक्ट करे, जैसे कि लेग जो है वो एक डॉग वाले है, डॉग वाले इसके लेग्स है, और इसकी लेग्स और इसके हैंड्स, हैंड बोलना चाहिए, लेग बोलना चाहिए, पता नहीं चल रहा, तो ये भी इसके डॉग वाले हैं। तो इसने ये कुछ चीज़ें यहाँ पर इसने फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करा, फीचर्स को मैप करने की कोशिश करी। और इसने जो ऊपर की जो 3 चीज़ थी ना, जैसे कि डॉग वाले इसके आई है, डॉग वाले ईयर है, डॉग वाले इसका माउथ है, तो इसने कंक्लूजन निकाल लिया और एक पूरा फीचर बना लिया कि ये जो है ये एक डॉग का हेड है, मतलब एक डॉग का ये सर है। तो इसने ये समराइज कर दिया इस पूरी चीज़ को, ये जो इतने सारे फीचर्स थे उसने एक समराइज कर दिया कि ये डॉग वाला हेड है। और ये जो नीचे की जो 2 चीज़ थी इसको भी इसने समराइज करके बता दिया कि ये डॉग का जो है बॉटम वाली बॉडी है, नीचे की इसकी बॉडी है। और अब जो है इसने फिर से इसको समराइज कर दिया, डॉग का हेड और डॉग का बॉटम बॉडी को मिलाकर इसने बता दिया कि ये एक पूरा का पूरा डॉग है। तो इस तरह से ना यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, फीचर्स का एक्सट्रैक्शन हो रहा था, फिर उसको समराइज करा गया, पुलिंग वगैरह करी गई यहाँ पर, और फिर बाद में आगे हमारा न्यूरल नेटवर्क पे ये डेटा पास हो जाएगा। तो इस तरह के ना कुछ बेसिक सा काम होता है। ये मैंने काफ़ी सिंपली आपको बताने की कोशिश करी है, वरना डीप में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अलग होती है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैंने अपने दिमाग में काफ़ी बार सोचा कि किस तरह से इसको एक्सप्लेन करा जाए, तो मुझे लगा ये सबसे आसान तरीका होगा और शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब ये जो लेयर्स थी ना, अब इनको आप एक बार देखेंगे तो शायद आपको ये समझ में आ जाएगी ये क्या थी लेयर्स। और ये एक बार मैंने इसको इमेज भी आपको दिखाई थी, उससे भी समझ में आ गई होगी। बेसिकली यहाँ पर हम साइज को रिड्यूस कर रहे हैं और धीरे धीरे साइज को रिड्यूस करते जा रहे हैं। अगर कोई 4x4 की पिक्चर थी उसको फिर 3x3 में करा, फिर 2x2, इस तरह से मतलब फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, फिर उसका समराइज कर रहा है। और यहाँ पर ये हमारी सब चीज़ें काम कर रही है। एक बार इसको रीड कर लेना, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे भी दे रखा है कि CNN कैसे क्या लर्न करता है। तो यहाँ पर वही है कि इसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती है। पहली लेयर जो फीचर्स को यहाँ पर बेसिक फीचर्स को डिटेक्ट करेगा, जैसे आँख, नाक, कान और उसके कॉर्नर वगैरह, बेसिक शेप वगैरह। ये सब करने के बाद जो है मिडल लेयर जो होती है वो यहाँ पर इसके फेस की जो छोटी छोटी चीज़ है, आई, नोज वगैरह, इनको यहाँ पर लर्न डिटेक्ट करती है। और लास्ट वाली लेयर जो है वो जो बेसिक इसने एजेस वगैरह, शेप, कॉर्नर वगैरह निकाले थे और जो आई, नोज वगैरह निकाली, उनको आपस में मिलाकर एक पूरा रिजल्ट निकाल के दे देती है और फुल पिक्चर को या फिर फुल ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर लेती है। अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यहाँ पर आप पढ़ लेना। जैसे कि यहाँ पर एडवांटेजेस में है कि यहाँ पर काफ़ी हाई एक्यूरेसी होती है इमेज डिटेक्शन में, और ये ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे डिटेक्ट कर लेता है जो कि एक नॉर्मली ह्यूमन के सुपरविजन में वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे फीचर्स निकाल लेता है। डिसएडवांटेजेस में है जैसे कि यहाँ पर ये पोजीशन और ओरिएंटेशन जो है वो ऑब्जेक्ट का नहीं एनकोड कर पाता है, और यहाँ पर इनपुट में फिक्स साइज होता है इसका, और काफ़ी सारे ट्रेनिंग डेटा की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। एप्लीकेशन काफ़ी सारी हो सकती है इमेज और वीडियो रिकॉग्निशन में, जैसे कि मैंने बताया किसी इमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जैसे मैंने माइक का एग्जांपल दिया था। इस तरह से रिकमेंडेटर सिस्टम में हो सकता है इमेज को क्लासीफाई कैटेगरी में बांटने के लिए। मेडिकल में भी ये यूज़ हो सकता है इमेज को एनालाइज करने के लिए। कंप्यूटर विजन, NLP, फाइनेंशियल और ऑटोनोमस कार वगैरह, मतलब जैसे ऑटोमेटिक हमारी कार होती है, सेल्फ ड्राइविंग कार, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कौन सी इमेज है, क्या ऑब्जेक्ट है, ये सभी चीज़ों में ये यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार मैंने यहाँ पर CNN और RNN के बीच में कंपैरिजन टेबल भी बना रखे, एक बार इसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक डिफरेंस तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, ये हमारा इमेज के लिए होता है, ये हमारा टेक्स्ट और स्पीच को एनालाइज वगैरह करने के लिए होता है, ये स्पेशल डेटा के लिए। स्पेशल से मतलब ये है, ये जो वर्ड है यहाँ पर CNN में ये काफ़ी बार यूज़ होगा। स्पेशल से मतलब ये है कि फोटो वगैरह, पिक्चर वगैरह जो कि एरिया वगैरह कवर कर रही है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर आ रही है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर वो दिखाया था आपको,
एरे दिखाए थे ना यहाँ पर, जो पिक्सल्स के ब्लॉक्स थे उसमें मिलके एक पूरी फिगर, मतलब ये समझ लो यार एक फोटो या फिर पिक्चर जो कि एक एरिया कवर पा रही है, एरिया कवर कर पा रही है, तो जो स्पेस कंज्यूम कर रही है वो स्पेशल हमारा डेटा हो गया। और ये हमारा फिक्स्ड साइज का इनपुट और आउटपुट जनरेट करता है, और ये किसी भी तरह का इनपुट आउटपुट की लेंथ हो सकती है। तो एक बार इसकी कंपैरिजन टेबल भी देख लेना, पूछ लेता है तो आप इसको लिख सकते हो। अब इसके बाद आता है एक काफी बकवास सा टॉपिक, तो इसका नाम है यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी है, इसको आप पढ़ लेना, जिसको मैं यहाँ पर एक बार आपको रीड करके बता देता हूँ, थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा और ज्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि डीप में इसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह, एग्जांपल्स वगैरह काफी सारी चीजें हैं जो कि यार हमारा इससे कोई लेना देना इतना है नहीं, तो फिर भी हम इसको कोशिश करेंगे और आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। अगर आपका ये 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आराम से थ्योरी लिख सकते हो। तो बेसिकली यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम जो है वो ये बोलती है कि किसी भी एक न्यूरल नेटवर्क में जिसमें एक हिडन लेयर हो और उसमें जो है हम एक कंटिन्यूअस अप्रॉक्स यहां पर फंक्शन निकाल सकते हैं किसी भी इनपुट के लिए एक स्पेसिफिक रेंज में। और मैथमेटिकली इस चीज को बोला जाए तो इसका मतलब है कि न्यूरल नेटवर्क जो है उसमें हम एक मैथमेटिकल फंक्शन निकाल देते हैं y = fx, जो कि मैप कर सकता है x वेरिएबल को आउटपुट में, जो कि हमारा y है। मतलब मैथ्स में आपको पता ही है, कोई फंक्शन होता है तो जैसे कि y = fx है, मतलब y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी। तो हमारा x की वैल्यू पर y हमारा निकलता रहेगा। तो इस तरह का एक फंक्शन यहाँ पर बन जाता है, और इसकी फंक्शन जो बनता है यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क में, ये इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है अगर इसमें इसकी एक्यूरेसी जो डिपेंड करती है वो डेटा सेट और जो हमारा आर्किटेक्चर है नेटवर्क का, उस पर ये डिपेंड करता है। और ये जो थ्योरम है ये भी बोलती है कि न्यूरल नेटवर्क जो है इसमें यूनिवर्सैलिटी है, मतलब इसमें ऐसा कोई मैटर नहीं करता कि फंक्शन कौन सा है और मतलब फंक्शन क्या है, इस पर ये डिपेंड नहीं करता है। ये इसका काम है अप्रोक्सीमेट हमें रिजल्ट देना, जो कि ये काम करके देता है। इसी तरह की थ्योरी है, ये एक बार आप पढ़ लेना और इससे ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं लगती है। अगला टॉपिक जो है वो जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, जिसको प्यार से GAN बोलते हैं। तो ये जो है वो काफी कमाल की चीज है, ये आप अपने रियल लाइफ में भी देखा होगा। आपने देखा होगा भाई, ये ट्रेंड वगैरह चलते रहते हैं रील्स वगैरह पर, आपने देखा होगा फेस एज करने वाला, बच्चे वाला बनाने वाला और बूढ़े वाला। वो स्नैपचैट वाली की बात नहीं कर रहा, वो तो AR का यूज करके यहाँ पर फिल्टर्स वगैरह लगा देता है। लेकिन यहाँ पर आपने काफी सारे एप्लीकेशंस देखे होंगे। हाँ तो भाई फोन रख दिया मैंने साइलेंट करके। तो यहाँ पर जो है आपने देखा होगा काफी सारे एप्लीकेशंस आपने यूज करे होंगे, जैसे फेस ऐप है, उसमें आप अपना फोटो दो, वो आपका बूढ़े वाला फोटो भी बना देगा, बचपन वाला फोटो भी, और दिखने में काफी रियल लगेगा। आप कोई नहीं कह सकता कि ये क्या है, मतलब जेंडर भी चेंज कर लेता है लोग, मतलब मेल जो है वो फीमेल बन जाता है, फीमेल मेल बन जाता है, और कोई भी फोटो देखकर नहीं कह सकता कि ये फेक है, ये बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। मतलब इस तरह की आपने देखी होगी काफी सारी चीजें, और भी काफी सारी चीजों में आपने देखा होगा, जो कि हम एप्लीकेशन में भी देखेंगे कहां कहां यूज होता है। तो बेसिकली इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो हो रही है GAN। तो यहां पर हमारा इसका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से क्या लेना देना है, जो कि हम इस टॉपिक को देख रहे हैं, देखो पूरा का पूरा इससे से ही लेना देना है, इसी पर ये बेस्ड है। तो ये जो GAN है ये हमारा दो चीजों पर काम करता है, दो इसमें मॉडल्स होते हैं, एक होता है जेनरेटर और एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो चीज थी, ये 2014 में इंट्रोड्यूस करी गई थी मिस्टर J गुडफेलो के द्वारा। तो ये नाम आप याद रख लेना, और हाल फिलहाल की ये चीज है, और इसके अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिखाने वाला हूं और देखेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर दो मॉडल होते हैं, वो होता है जेनरेटर और एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। जेनरेटर का क्या काम होता है, डिस्क्रिमिनेटर का क्या काम होता है, इसको हम प्रैक्टिकली और एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। अभी यहाँ पर देखो ये क्या चीज है, तो यहाँ पर आपको अब समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो यार आपके टीचर है, मतलब आप समझ लो आप छोटी क्लास में आ चुके हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, और आपने रोज कुछ ना कुछ किसी का सर फोड़ देते हो, कभी कुछ कर देते हो, और टीचर आपकी कंप्लेन करता है, आपकी जो स्कूल डायरी होती है उसमें कंप्लेन लिखता है, बोलता है कि ये मैंने कंप्लेन लिख दी है, इसमें आप घर से साइन करवा के लाना अपने पेरेंट्स से। तो ये बीच में बड़े बड़े हमारे टीचर है, तो इन्होंने कहा कि भाई साइन करवा के लाना इस एप्लीकेशन पर। तो उन जो टीचर थे उनके पास जो है
आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर भी है उनके पास, उनके रिकॉर्ड में सिग्नेचर है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि अगर आपने नकली सिग्नेचर करके लिया है, नकली साइन करा के लिया है, तो उनको पता चल जाएगा। और ये हो आप, तो ये यहाँ पर ये जो टीचर है इसके पास ये जो है ओरिजिनल कॉपी भी है इसकी, ये देख रहे हो ना, ओरिजिनल जो है ये ओरिजिनल सिग्नेचर है टीचर के पास, तो इन्हें पता चल जाएगा कि आपने जो है सही सिग्नेचर करे या फिर नहीं। तो इनके पास डेटा है आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर का, और ये है फेक सिग्नेचर जो कि आप करके ले जा रहे हो। तो अब जो है आप करके ले गए फेक सिग्नेचर, खुद से साइन कर दिए अपने पेरेंट्स के, आप गए टीचर के पास और टीचर ने देखा साइन आपके, मैच करने के लिए उस ओरिजिनल डेटा से टीचर ने चेक करा कि ओरिजिनल सिग्नेचर कैसा है जो मेरे पास कॉपी है और आप जो करा के लाए हो वो कैसा है। टीचर ने पकड़ लिया कि भाई आप जो है गलत करके लाए हो, ये रहा गलत। अब गलत इसने आपको टीचर ने बता दिया कि भाई ये गलत सिग्नेचर है। अब यहाँ से फीडबैक गया आपके पास कि आपने जो है गलत सिग्नेचर करके लाए थे, तो अगली बार जो है आपने दोबारा से फिर से सर फोड़ दिया किसी का, फिर से आपकी कंप्लेन लिख दी, फिर वही प्रोसीजर हुआ कि टीचर ने आपकी डायरी में कंप्लेन लिख दी, बोला कि अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करा के लाना, तो आप फिर से गलत आपने मतलब खुद से ही फेक सिग्नेचर करके लिया है, खुद ही साइन कर दिया अपने पेरेंट्स के। लेकिन इस बार आपने काफी ध्यान से ऑब्जर्व करके काफी अच्छे तरीके से करा, क्योंकि आपको पता चल गया भाई टीचर काफी चालाक है, उनके पास ओरिजिनल सिग्नेचर मैच करके देखें, तो आपने काफी प्रैक्टिस करने के बाद काफी बढ़िया तरीके से फेक सिग्नेचर करके ले गए। तो आप ले गए सिग्नेचर फेक और टीचर ने फिर से ओरिजिनल से मैच करके देखा, फिर से आप पकड़े गए। टीचर को पता चल गया भाई साहब ये बहुत तेज है, फिर से ये गलत सिग्नेचर करके ले आया और आपको बता दिया कि ये फेक है और तुम्हारा डंडा पड़ेगा और तुम पिटोगे। अब तो भाई साहब आपकी फिर से पिटाई होगी और फिर से आपको पता नहीं क्या हुआ, आपने फिर से किसी का सर फोड़ दिया, फिर से ये प्रोसेस हुई और टीचर ने सब कुछ वही करा। इस बार आपने इतने बढ़िया तरीके से सिग्नेचर करे ना, टीचर कहने लगा वेरी गुड, इस बार आप सच में साइन करा के लिए आए। लेकिन आपने फिर से फेक साइन करे थे, लेकिन टीचर को लगा कि भाई ये ओरिजिनल है। जैसे ही उन्होंने ओरिजिनल से मैच करे तो उनको लगा कि ये ओरिजिनल है, आप ओरिजिनली पेरेंट्स से सिग्नेचर करा के लाए हैं, लेकिन वो फेक थे और इन्होंने कर दिया पास कि ये सही सिग्नेचर थे। अब यहाँ पर आपने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि आप जो है वो काफी तेज हो या फिर टीचर तेज है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ये ऑब्जर्व करा है कि यहाँ पर इस प्रोसेस में जो है टीचर जो है वो काफी ज्यादा ट्रेन हो गए, उनको भी पता चलने लगा कि ऐसे ऐसे फेक सिग्नेचर भी आ सकता है और ओरिजिनल डेटा से मैं कैसे इसको सही कर सकता हूँ। मतलब टीचर जो है वो डिस्क्रिमिनेट करना सीख गए, उनकी प्रैक्टिस हो गई कि कैसे सच और झूठ में पता लगाना है। और आपका क्या इंप्रूवमेंट आया, आपने नकली सिग्नेचर करने सीख लिए और काफी बढ़िया तरीके से नकली साइन आपने बनाने सीख लिए। तो ये जो नकली सिग्नेचर आप बना रहे थे ना, फेक सिग्नेचर आप जनरेट कर रहे थे, तो इसको बोल दिया हमने जनरेटर। और ये जो दूसरा था, ये जो आपके टीचर थे जो कि डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे थे, दोनों को डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे, इनको बता पा रहे थे कि कौन सा नकली है कौन सा सच है, तो ये हो गए थे हमारे डिस्क्रिमिनेटर। तो यहां पर आपने दो चीज देखी ना, दो मॉडल है यहां पर, ये जनरेटर और ये, तो यही है हमारा क्या GAN। बैक टू नोट्स, आप यहां पर देखेंगे यही हमारे दो मॉडल्स है इस GAN के अंदर, जो कि ये दो जो चीज है ना, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर, यही चीज काम करती है। जनरेटर जो है वो फेक डेटा को जनरेट करता है और डिस्क्रिमिनेटर जो है वो फेक डेटा और रियल डेटा के बीच में डिफरेंशिएट करता है और बताता है कि ये फेक है या फिर गलत है। तो हम आखिरकार कर क्यों रहे हैं, फेक डेटा जनरेट क्यों कर रहे हैं, तो ये आपको इसके एप्लीकेशन से पता चलेगा कि हम इस चीज का कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क कहाँ से आ गया, ये क्यों हम न्यूरल नेटवर्क में पढ़ रहे हैं। तो जनरेटर जो है वो एक पूरा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से बना हुआ है। मतलब वही था ना, इनपुट और हिडन लेयर्स और आउटपुट, तो एक जो पूरा सेट हो गया ना, एक वो पूरा सिस्टम जो हो गया वो एक जनरेटर का हो गया, और एक और है इनपुट और काफी सारी हिडन लेयर्स और आउटपुट, उसका पूरा एक सेट जो हो गया डिस्क्रिमिनेटर का हो गया। तो जनरेटर जो है वो एक न्यूरल नेटवर्क है जो कि फेक डेटा जनरेट करता है, और डिस्क्रिमिनेटर जो है वो भी एक न्यूरल नेटवर्क है जो कि आइडेंटिफाई करता है रियल डेटा को फेक डेटा से। और जो जनरेटर है ना,
ये जो है ट्रेनिंग इसकी हो जाती है, मतलब जैसे फेक डेटा ये जनरेट करेगा, डिस्क्रिमिनेटर बताएगा फेक है रियल है, तो इस तरह से जनरेटर जो है उसकी ट्रेनिंग होती रहती है और वो काफ़ी अच्छे तरीके से फेक डेटा जनरेट करना सीख जाता है। और डिस्क्रिमिनेटर जो है वो फेक डेटा और रियल डेटा के बीच में डिफ्रेंशिएट करना और काफ़ी अच्छे तरीके से सीख जाता है। तो आपस में दोनों की ट्रेनिंग यहाँ पर होती रहती है और दोनों ही इंप्रूव होते रहते हैं। तो ये दोनों आपस में काफ़ी सही तरीके से काम कर लेते हैं। और डिस्क्रिमिनेटर जो है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटर के पास जो डेटा आता है उनको डिफ्रेंशिएट करने के दो सोर्सेज आपको पता ही है। एक तो जनरेटर देगा इसको फेक डेटा, और एक जो होगा वो डेटा सेट होगा जो हमने ओरिजिनल डेटा इसको दिया है। जैसे कि हमने सिग्नेचर दिए थे ना, टीचर के पास थे ओरिजिनल वाले सिग्नेचर, तो इस तरह का हम उसको रियल डेटा देते हैं। तो रियल डेटा जो है वो डिस्क्रिमिनेटर उसको पॉजिटिव सैंपल मानता है और फेक डेटा को जो है वो निगेटिव सैंपल मानता है। तो पॉजिटिव डेटा जो है, पॉजिटिव जो है वो रियल डेटा को मानता है। और मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं यार। तो यहां पर आप समझ गए होंगे काफी अच्छे तरीके से GAN होता क्या है और इसके दोनों मॉडल्स जो है, दोनों चीज जो है, दोनों मॉडल्स आप समझ गए होंगे। अब GAN वर्क कैसा करता है, सिग्नेचर वाला एग्जांपल दिया तो था, वही इसमें थ्योरी लिख रखी है। तो GAN में दो न्यूरल नेटवर्क होते हैं, एक जनरेटर होता है, एक डिस्क्रिमिनेटर होता है। दोनों का अपना अलग अलग काम होता है। जनरेटर फेक डेटा जनरेट करेगा और कोशिश करेगा कि मैं डिस्क्रिमिनेटर का पागल बना दूं, और डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं जनरेटर से पागल ना बनूं, मैं उसको बता दूं कि तूने नकली मुझे डेटा दिया है, तूने सच डेटा नहीं दिया है। तो ये यहाँ पर काम करता है और ये एक दूसरे की ट्रेनिंग से इम्प्रूव होते रहते हैं। अभी यही सिस्टम आप देख लो, यहीं पे जो वो मैंने बताया था ना सिग्नेचर वाला, वैसा इसका डायग्राम होता है। इसका डायग्राम मैंने नोट्स में नहीं दे रखा है, इसको आप देख लेना, वरना इसको नोट्स में ऐड कर दूंगा मैं अभी। तो ये देख लेना, यहाँ पर वो ये रियल डेटा है, रियल इमेजेस है, और यहाँ पर रियल डेटा है, और ये डिस्क्रिमिनेटर के पास जा रहा है। ये जनरेटर है जो कि फेक और रैंडम यहाँ पर इनपुट बना रहा है सैंपल्स का, ये डिस्क्रिमिनेटर के पास जा रहा है। और डिस्क्रिमिनेटर हार जाएगा या फिर जनरेटर हार जाएगा, दोनों में से एक की हार होगी। या तो डिस्क्रिमिनेटर फेल हो जाएगा या फिर जनरेटर फेल हो जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेटर ने बता दिया कि तूने फेक डेटा बताया है तो डिस्क्रिमिनेटर जीत गया और जनरेटर हार गया। और उसने रियल डेटा को फेक डेटा को ही रियल बता दिया डिस्क्रिमिनेटर ने, तो डिस्क्रिमिनेटर हार गया और जनरेटर जीत गया। तो ये बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर फ्लो चार्ट दिख रहा है जैसे कि मैंने दिखाया था। अब एक चीज दिखाऊं, ये बताओ ये कौन है। नीचे टाइम स्टैम्प पे कमेंट करके बताना कि ये कौन है, जल्दी से बताओ यार नीचे कमेंट में, गैस करो, बस ज्यादा गैस मत करने लगना। चलो ये नहीं पता तो आप ये बताओ ये कौन है, नहीं तो फिर ये बताओ ये कौन है, या फिर आप ये बताओ ये कौन है। आप कहोगे भाई ये पागल हो गया बंदा। अब देखो मैं इतने सारे फोटोज दिखा रहा हूं ना, ये इंसान है आपको पता है, लेकिन ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये पीपल इस दुनिया में है ही नहीं, मतलब है ही नहीं सा मतलब ये नहीं कि मर गए, ये है ही नहीं, ये कोई थे ही नहीं। मतलब ये जो इंसान है, ये फेस है, ये ना तो किसी ने देखा है ना ही किसी ने, मतलब इनका जन्म ही नहीं हुआ इन लोगों का, ये एक रैंडम ही फेस बनाकर आपको दे रहा है। तो ये GAN का यूज कर रहा है। आप देख रहे हो GAN का यूज हम क्यों कर रहे थे। अब देखो इसने फेक डेटा जनरेट करना सीखा, डिस्क्रिमिनेटर ने फेक और रियल के बीच में डिफरेंशिएट करना बताया, और इस तरह से जनरेटर इतना स्ट्रांग बन गया। और आपको देखो ये कमाल का एक एप्लीकेशन देखने को मिल गया जो कि फेक फोटोज जो है वो जनरेट करके दे रहा है, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कितनी कमाल की चीज है, ये एप्लीकेशन है GAN की। तो GAN का यूज करके ये नकली फोटो बना रहा है। इसी तरह से GAN का यूज करके नकली आवाज भी बना सकते हैं। जैसे मेरी आवाज है, मेरी आवाज का रियल डेटा आपके पास है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ आपने रिकॉर्डिंग कर ली मेरी आवाज की। अब मेरी इसी आवाज से ना आप कुछ भी बनवा सकते हो। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ लेकिन वो हकीकत में मैंने नहीं बोला, वो आवाज मेरी होगी, जैसे मैं बोलता हूँ वैसी आवाज आ रही होगी, लेकिन वो मैं असलियत में नहीं हूँ। इस तरह से मेरी फेक आवाज बना सकता है कोई भी, फेक म्यूजिक बना सकता है। और कोई पुरानी फोटो है इतनी छोटे से रिजोल्यूशन की, उसका सुपर रिजोल्यूशन में बना सकते हैं। और आपने देखा होगा ना फोटो एनहेंस करने की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस वगैरह होती है, सुपर रिजोल्यूशन बनाने की एप्लीकेशन होती है, वो सब GAN पर काम करती है। तो ये सब ना मैं बताता रहता हूँ KK वर्ड यूट्यूब चैनल पर, आपने देखा नहीं होगा तो जाकर देख लेना। और ये जो इस तरह की वेबसाइट थी, इस तरह की काफ़ी सारी वियर्ड वेबसाइट्स होती है, वो मैंने ये वीडियो में बनाई थी जिसमें काफ़ी सारी वियर्ड वेबसाइट्स बताई थी, वो जाकर आप देख लेना। और यूजफुल वेबसाइट्स भी बताई थी। तो KK वर्ड यूट्यूब चैनल पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो जाकर एक बार चेक कर लेना।
तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे स्टेप्स क्या है ट्रेनिंग के। अब देखो वही बात है, ट्रेनिंग GAN को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले तो हमें देखनी पड़ेगी प्रॉब्लम क्या है। तो हमें पता चल गया ये प्रॉब्लम है, मतलब जैसे कि एग्जांपल हमें रैंडम फोटो बनाना है, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, आर्किटेक्चर सेलेक्ट करेंगे GAN के लिए, कौन सा आर्किटेक्चर का हम यूज करें, कौन सी आर्किटेक्चर इस काम को करने के लिए बेटर होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेटर जो है उसको रियल डेटा पर हम ट्रेनिंग कराएंगे, मतलब उसको बहुत सारे फोटोज दे दिए हमने और वो उस पर ट्रेनिंग करेगा। जैसे कि आपको पता है फेसबुक पे इतने सारे फोटोज डलते हैं, तो फेसबुक क्या करता है, उन्हीं डेटा का ही तो यूज करता है, उन फोटोज का यूज करता है और अपने पीछे रिसर्च करता रहता है, डीप फेक पर काफी काम करता रहता है। डीप फेक मैंने पहले भी बताया था, अब आगे भी बता दूंगा आपको। और फोर्थ स्टेप में क्या करेगा, फिर जनरेटर जो फेक इनपुट जनरेट करेगा और इस तरह से जनरेटर की ट्रेनिंग होगी। अब इस तरह से क्या होगा, जनरेटर जो है अब जो डिस्क्रिमिनेटर है अब उसकी फिर से ट्रेनिंग होगी फेक डेटा पर जो कि जनरेटर ने जनरेट करा था। अब वो चेक करेगा कि फेक है या फिर रियल है, फेक है या फिर रियल है। इस तरह से काम होता रहेगा और इस तरह से दोनों इंप्रूव होते रहेंगे, दोनों की ट्रेनिंग होती रहेगी। तो इस तरह से GAN की ट्रेनिंग होती है। तो ये सभी चीजें जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एप्लीकेशंस क्या है, यहाँ पर काफी सारी एप्लीकेशंस मैं ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ। और जैसे कि एग्जांपल के फोटो से फोटो ट्रांसलेशन करने के लिए आपने देखे होंगे, मतलब दो बंदे हैं उनके फेस आपस में स्वाइप हो जाता है, या फिर एक काफ़ी सारे फोटो में काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है ट्रांसलेशन में। डीप फेक हो सकता है, मतलब डीप फेक मैंने आपको बताया ही था पहले भी। जैसे कि मेरा फोटो है, मेरे पास आपके पास अगर मेरे 10 या फिर 20 फोटोज आ गए ना, आप मेरे उन्हीं फोटोज को मिलाकर ना कुछ भी बना सकते हो, मतलब वीडियोस क्रिएट कर सकते हो और वो रियल लगेगी और आप जो चाहे वो बुलवा सकते हो, जो चाहे वो करवा सकते हो, क्योंकि आपके पास मेरे फेस का डेटा है, इधर उधर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब तरह के और सभी एक्सप्रेशन के फोटोज आपके पास है। तो डीप फेक का यूज करके इस तरह से हो जाता है। इस तरह के ना डीप फेक के काफी सारे मतलब सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो पब्लिकली सबके पास नहीं जानी चाहिए, इसलिए काफी सारी पेड है, काफी सारी एक्सेस लोग यूज नहीं कर पाते हैं। खुद से कोड करके आप डीप फेक बना भी सकते हो। तो ये चीज़ है, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा मिस यूज़ हो जाता है डीप फेक का। तो ये चीज़ है। वॉइस क्लोनिंग कर सकते हो, मैंने बीच में बताया था, मेरी आवाज़ का आप क्लोन कर सकते हो और आप कुछ भी बोलेंगे और क्लोनिंग करके वो आवाज़ को कन्वर्ट कर दोगे मेरी आवाज़ में। कार्टून के कैरेक्टर जनरेट कर सकते हो, फेस एज कर सकते हो। आपने देखा होगा, आप फोटो डालते हो, अपने बचपन का फोटो बना सकते हो, उसको बुढ़ापे का भी फोटो बना सकते हो। सुपर रिजोल्यूशन कर सकते हो, काफी छोटा फोटो है उसको हाई रिजोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो। और 3D ऑब्जेक्ट्स को जनरेट कर सकते हो, क्लोथ ट्रांसलेशन कर सकते हो, कपड़े चेंज कर सकते हो, फोटोग्राफी फोटो एडिटिंग में भी इसका यूज कर सकते हो। इमेज को एनहांसमेंट में भी आप कर सकते हो, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हो सकती है GAN की। तो GAN काफ़ी बढ़िया चीज़ है, आप देख रहे हो कितनी कमाल की चीज़ है ये, और सब कुछ मैंने बता ही दिया है आपको। तो ये यूनिट हमारी ख़त्म हो चुकी है और यार काफ़ी मेहनत से बनाई है, तो मेहनत अच्छी लगती है तो यार लाइक कर देना, बाकी कुछ तो नहीं कह रहा हूँ। और नोट्स आपको पता ही है, कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कर रखे हैं, वो जाकर आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। और ई बुक जो है वो काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल इस यूनिट के नोट्स आप डाउनलोड कर लेना और यूनिट 1, 2, 3 भी देख लेना, वो भी बना रखे हैं। 5 भी काफ़ी जल्दी आने वाली है, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर दूं। देखो यूनिट 2 और 3 की जो वीडियो डाली थी उसमें मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने की ध्यान नहीं रही थी, तो वो मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। तो यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ई बुक में तो डेफिनेटली देखने को मिल ही जाएंगे, लेकिन नोट्स में ये अलग से है तो इसलिए नहीं देखने को मिलेंगे। इसके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एक बार इसको रीड कर लो। और यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहे जो कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। और इस वाली यूनिट मतलब यूनिट 4 आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी ई बुक में ये मिल ही जाएगा। और बात रही यहाँ पर MCQs की या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस की, उसकी अलग से वीडियो आने वाली है, आपको चाहिए या फिर नहीं नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इसकी और भी काफी सारी वीडियोस आने वाली है और बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियो आने वाली है। और आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखना चाहते हो और किस टाइप की वीडियोस चाहते हो नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। आप ही का चैनल है, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में।